स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। ये कॉर्नर ए है जहाँ पर एक चार्ज था प्लस क्यू। ये कॉर्नर बी है, यहाँ भी एक चार्ज था प्लस क्यू। ये कॉर्नर सी है, यहाँ भी एक चार्ज था प्लस क्यू। और ये कॉर्नर डी है, यहाँ कोई चार्ज नहीं था। क्वेश्चन पूछ रहा था कि फाइंड कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कहाँ पे, डी पर। डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताइए। आपसे बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए तो मतलब क्या समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को अब हम लोग शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए कि डी के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मेथड क्या होता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पे +1 कूलम रखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे निकालना है, डी पे। तो डी पे क्या रखा जाएगा, डी पे रखा जाएगा +1 कूलम। अब डेफिनेशन कहता है कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पे +1 कूलम रखिए, और उस +1 कूलम पर जो नेट फोर्स लगेगा दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इस पर नेट फोर्स क्या लगेगा, इस पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, तो ये प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और ये जो प्लस क्यू होगा वो रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, फिगर साफ़ सुथरा हो इसलिए मैंने एक फोर्स को यहाँ पे F1 लिख दिया, एक फोर्स को मैंने यहाँ पे F2 लिख दिया, और एक फोर्स को मैंने यहाँ पे F3 लिख दिया, और इन तीनों फोर्सेस को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो F1 कितना होगा, तो F1 जो है वो किसके किसके बीच का फोर्स है, F1 जो है वो फोर्स है प्लस क्यू के बीच और +1 के बीच। तो कूलम्स लॉ से फोर्स लिख लीजिए। तो फोर्स कितना हो जाएगा, K, Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर 1 डिवाइडेड बाई R²। तो ये हो गया A²। अब F2 लिखिए, यानी कि ये वाला फोर्स लिखिए। तो F2 कितना हो जाएगा, F2 विल बी इक्वल टू, ये फोर्स किसके किसके बीच है, प्लस क्यू के बीच और +1 के बीच। तो K, Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर 1 डिवाइडेड बाई R², इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो मुझे चाहिए K, Q1, Q2 बाई इसका स्क्वायर चाहिए। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो A² प्लस A², दैट मीन्स इट इज़ 2A²। तो ये जो फोर्स आप F2 बीच से देख रहे हैं, ये फोर्स कितना हुआ, KQ बाई 2A²। थर्ड फोर्स F3 को लिख लीजिए। F3 कितना होगा, तो F3 ये वाला फोर्स है, और ये फोर्स किसके किसके बीच है, तो Q के बीच और 1 के बीच है। तो फोर्स हो जाएगा K, Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर 1 डिवाइडेड बाई R² मतलब A²। तीनों फोर्सेस को मैंने लिख लिया, F1 को लिख लिया, F2 को लिख लिया, F3 को लिख लिया। F1 कितना आया, KQ बाई A², ये फोर्स आया KQ बाई A²। F2 जो बीच वाला फोर्स था वो कितना आया, KQ बाई 2A², और इसके जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो कितना आया, KQ बाई A²। अब मैं इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट करूंगा। तो इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले किसका रिजल्टेंट कैलकुलेट किया जाए, इन तीनों को ऐड करना है। तो किसी दो को पहले ऐड किया जाए, तो F1 और F3 को पहले ऐड कीजिए, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। F1 और F3 परपेंडिकुलर है, तो पहले कैलकुलेट कीजिए रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3। तो F1 F3 का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3। F1 और F3 का अगर रिजल्टेंट कैलकुलेट किया जाए तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। F1 और F3 परपेंडिकुलर हैं। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट कितना होता है, √A² प्लस B²। अब देखिए ये F1 है और ये F3 है, और जितना F1 है उतना ही F3 है। तो F1 इज़ इक्वल टू F3 इज़ इक्वल टू X से इसको मान लिया, इसको भी मैंने X मान लिया, तो ये भी X हो गया। तो कितना हुआ, दो वेक्टर परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट √A² प्लस B², दिस इज़ √2X। ठीक है, X का मान पुट कीजिए, तो X का मान कितना हो जाएगा, √2 इंटू X किसको माना गया था, F1 F3 को। तो F1 ये है, तो √2 इंटू KQ बाई A²। अब देखिए ये जो रिजल्टेंट निकला वो किसका निकला, तो ये रिजल्टेंट निकला F1 और F3 का। ठीक है,
दूसरी चीज़ कि जितना F1 है उतना ही F3 है, जितना F1 है उतना ही F3 है। और जब दो फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं तो रिजल्टेंट उनके ठीक बीच से पास करता है। तो ये जो रिजल्टेंट होगा √2kq/a², ये ठीक बीच से पास करेगा। और F2 भी कहाँ से पास कर रहा है, वो भी बीच से पास कर रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 1 कूलम पे। तो देयरफॉर नेट फोर्स ऑन +1 कूलम, तो +1 कूलम पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो ये भी बीच से √2kq/a², और प्लस F2 भी कहाँ से पास कर रहा है, वो भी बीच से। F1 F3 का रिजल्टेंट √2kq/a², ये बीच से काम कर रहा है, और F2 भी बीच से काम कर रहा है। तो इसमें आप F2 को ऐड कर दीजिए। तो F2 को ऐड कीजिएगा तो F2 कितना है, देखिए F2 है kq/2a², इसको ऐड कर दीजिए। तो इतना अब प्लस kq/2a², इसको अगर ऐड किया जाए तो कॉमन हो जाएगा kq/a² एंड √2 + 1/2, ये हो जाएगा नेट फोर्स ऑन +1 कूलम। और डेफिनेशन कहता है कि +1 कूलम पे लगने वाले नेट फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। तो यही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो गया D पर। तो देयरफॉर D के ऊपर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हुआ वो हुआ kq/a² इंटू √2 + 1/2। डायरेक्शन क्या होगा, नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका और इसका रिजल्टेंट बीच से क्रॉस कर रहा है, ये भी बीच से क्रॉस कर रहा है, तो नेट फोर्स भी बीच से क्रॉस करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, इन दोनों के बीच से होगा। ठीक है, इसके बाद चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन पे लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे एक ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनाइए, इस कॉर्नर पे एक पॉइंट चार्ज दिखाइए +q, इस कॉर्नर पर भी एक पॉइंट चार्ज है +q। सपोज दिस कॉर्नर इज A एंड दिस कॉर्नर इज B। दोनों पॉइंट चार्जेस के मिड पॉइंट को ओरिजिन चुना गया है, ये ओरिजिन है, ये मिड पॉइंट ओरिजिन है। ये डिस्टेंस गिवन है कि स्मॉल a है, और चूंकि मिड पॉइंट है तो ये भी डिस्टेंस गिवन है कि स्मॉल a है। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, और इस परपेंडिकुलर पे यहाँ पे एक पॉइंट है P जो O से x के डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पर ड्यू टू गिवन सिस्टम। जो सिस्टम दिया गया है उस सिस्टम के वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज है, जिसमें से एक पॉइंट चार्ज A पर रखा हुआ है, यह पॉइंट चार्ज है +q। दूसरा पॉइंट चार्ज B पर रखा हुआ है, यह भी पॉइंट चार्ज है +q। ओरिजिन दोनों के मिड पॉइंट पे माना गया है, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट चार्जेस के मिड पॉइंट पे ओरिजिन है। चूँकि ये मिड पॉइंट है तो ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है, तो दिस डिस्टेंस इज स्मॉल a, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल a। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर पे x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, और पॉइंट P पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, P के ऊपर। तो P के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वहाँ पे +1 कूलम रखिए। ठीक है, ये भी चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये भी चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो +q का भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इस +q का भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और P पॉइंट इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई करेगा और इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई करेगा। और हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालना है कि P पॉइंट पे कितना हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो P के ऊपर एक चार्ज रख देंगे। सपोज द चार्ज इज़ +1 कूलम, तो यहाँ पे एक चार्ज +1 कूलम रखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। अब जब वहाँ पे +1 कूलम का चार्ज रखा जाएगा तो ये जो प्लस है इसको इस डायरेक्शन में ऐसे रिपेल करेगा, ऐसे रिपेल करेगा। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये फोर्स किसके किसके बीच लग रहा है, +q के बीच और +1 के बीच। तो द फोर्स विल बी k, q1 के जगह पर q, q2 के जगह पर 1 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका स्क्वायर मुझे चाहिए। अब इसका स्क्वायर मुझे चाहिए तो आई विल यूज़ पाइथागोरस थ्योरम, आई विल यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। चूँकि मुझे ये वाली लाइन का लेंथ पता है और इस वाली लाइन का लेंथ पता है,
तो आई कैन कैलकुलेट लेंथ ऑफ दिस लाइन, कितना हो जाएगा, तो के Q1 Q Q2 1 बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर, और ये कितना होगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए एक फोर्स मैंने कैलकुलेट कर लिया कि +1 कूलम पे ये प्लस क्यू कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब सोचिए कि इस +1 कूलम पे और कोई चार्ज है जो फोर्स लगाने वाला है, हाँ बिल्कुल है, ये प्लस क्यू है जो इस पर फोर्स लगाएगा। तो नाउ कैलकुलेट दिस फोर्स, तो ये जो +1 है और ये जो प्लस क्यू है इनको मिला दीजिए, और ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इस डायरेक्शन में एक रिपल्सन इसके ऊपर एक्ट करेगा। ये फोर्स कितना हो जाएगा, ये फोर्स किसके किसके बीच लग रहा है, प्लस क्यू के बीच और +1 के बीच। तो ये फोर्स होगा के, फिर Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर 1 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, इस बार डिस्टेंस होगा BP का स्क्वायर। अगेन यूज़ द सेम कॉन्सेप्ट, BP का स्क्वायर कितना होगा, ये BP का स्क्वायर, मैं फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए अब मुझे पता चल गया कि P के ऊपर दो फोर्स काम कर रहा है, एक फोर्स ये प्लस क्यू लगा रहा है इस डायरेक्शन में रिपल्सन, दूसरा फोर्स ये प्लस क्यू लगा रहा है इस डायरेक्शन में रिपल्सन, ये फोर्स है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड उतना ही है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे इन दोनों फोर्सेस के बीच का ये एंगल चाहिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए मुझे इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल चाहिए, तभी रिजल्टेंट कैलकुलेट होगा। नाउ लेट अस सी कि इस एंगल को कैसे निकाल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि 90 डिग्री है, बट दिस इज़ रॉन्ग। ऐसे हम कैसे बोल सकते हैं कि 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, ज्योमेट्री से देखना पड़ेगा कि वो एंगल कितना है। तो अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे एक ट्रायंगल इस साइड बन रहा है और यहाँ पे एक ट्रायंगल इस साइड बन रहा है, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, हाँ बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हैं, बिल्कुल ये दोनों सर्वांग सम हैं। ये साइड का लेंथ जो है इस साइड के लेंथ के बराबर है, तो दिस इज़ ए, दिस इज़ ए, तो ये साइड का लेंथ बराबर हो गया। ये जो x है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ये x इसमें भी है और ये x इसमें भी है, तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड दोनों में कॉमन है। और अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिए पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये x है और ये a है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस ट्रायंगल में भी ये परपेंडिकुलर x बेस a, तो ये कितना होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड दोनों में कॉमन और ये साइड दोनों का बराबर, तो ट्रिपल एस से एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अब अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो मुझे ये एंगल चाहिए, तो अगर मैं इस एंगल को थीटा मानूँ, थीटा, इस एंगल को मैं थीटा मानूँ, ठीक है, थीटा इसको पढ़ लीजिएगा, ये थीटा है। इफ़ दिस एंगल इज़ थीटा, अगर इस एंगल को मैं थीटा मानूँ तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल किसके सामने है, ए के सामने, तो ए के सामने इस एंगल को अगर मैंने थीटा माना तो ये भी ए के सामने है, तो ये भी हो जाएगा थीटा। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो अगर ये टोटल 2 थीटा हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा, दिस इज़ 2 थीटा। अब देखिए मैं इस फोर्स को भी जान चुका हूँ, इस फोर्स को भी जान चुका हूँ और दोनों के बीच का एंगल भी जान चुका हूँ। एंड इफ़ आई नो दिस फोर्स, आई नो दिस फोर्स एंड आई नो एंगल बिटवीन दिस टू फोर्सेज, देन आई कैन ईजिली कैलकुलेट रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेज। अगर मुझे ये वाला फोर्स पता है, ये वाला फोर्स पता है और इस दोनों के बीच का एंगल पता है, तो अब मैं नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा +1 कूलम पे, नेट फोर्स ऑन +1 कूलम, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फर्स्ट वेक्टर ये है, उसका मैग्नीट्यूड इतना, सेकंड वेक्टर ये है, उसका मैग्नीट्यूड इतना, और जो ये है वही ये है, तो अगर मैं इसको z मान लूँ तो ये भी कितना हो जाएगा, z हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर, तो इसको मैंने z माना है, तो रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी सेम है, तो जेड स्क्वायर प्लस 2a, तो a के जगह पर z इंटू बी के जगह पर भी z कॉस थीटा, तो थीटा दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, दिस इज़ 2 थीटा। नाउ लेट अस सॉल्व इट, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
टू जेड स्क्वायर, दिस इज जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, टू जेड स्क्वायर कॉस टू थीटा, ये कितना हो जाएगा, दिस इज रूट अंडर टू जेड स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा, वन प्लस टू जेड स्क्वायर कॉमन लीजिए, वन प्लस कॉस टू थीटा हो जाएगा। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला है कि वन प्लस कॉस टू थीटा ये होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इसके जगह पे लिख दीजिए रूट अंडर टू जेड स्क्वायर इंटू वन प्लस कॉस टू थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा, रूट कर लीजिए। तो टू इंटू टू फोर, फोर का रूट कितना हो जाएगा, टू, जेड स्क्वायर का रूट जेड, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा। अब सारे वैल्यूज़ को पुट कीजिए, तो टू इंटू जेड का मान पुट कीजिए। जेड मैंने किसको माना था, मैंने जेड माना था के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, जेड माना था के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, उस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए। तो टू इंटू जेड माना गया था के क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को ट्रायंगल से कैलकुलेट कीजिए। कॉस थीटा को हम इधर के भी ट्रायंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर के भी ट्रायंगल से कॉस थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉस थीटा कितना होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, जो बचा वो बेस हो गया। तो बेस कितना है, एक्स, और हाइपोटेनस कितना है, ये एक्स और ये ए, ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हुआ एक्स बाई हाइपोटेनस कितना हुआ, तो हाइपोटेनस हुआ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, दिस इज़ टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1 है और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2 है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर, बेस सेम है, पावर ऐड कीजिए तो 1 + 1/2, दिस इज़ 3/2। ये निकला नेट फोर्स ऑन +1 कूलम, और +1 कूलम पे लगने वाले नेट फोर्स को ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना हुआ, तो दिस इज़ 2 के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। अब बताइए, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हुआ 2 के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 3/2। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन ज्योमेट्री से देखा जाए क्या डायरेक्शन है, तो फिर फिगर के ऊपर आ जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और जब दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं तो रिजल्टेंट कहाँ से पास करता है, उनके ठीक बीच से पास करता है, बाइसेक्टर होता है। तो जितना मैग्नीट्यूड इसका उतना मैग्नीट्यूड इसका, रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, दोनों के ठीक बीच से, मतलब ये 2 थीटा का एंगल है तो रिजल्टेंट ऐसे पास करेगा, थीटा थीटा बना के, दोनों तरफ से थीटा बना के रिजल्टेंट यहाँ से पास करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको वेक्टर आता है और साथ में आप कूलम्स लॉ से फोर्स को लिख पा रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको ज्योमेट्री का ज्ञान हो और साथ में वेक्टर का ज्ञान हो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करिए। क्वेश्चन में मैंने इस बार क्या किया है, इस बार मैंने यहाँ पे फिर एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाया, इस पॉइंट को मैंने माना ए और इस पॉइंट को मैंने मान लिया बी। इस पॉइंट पर एक चार्ज रख दिया, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, और यहाँ पे रख दिया पॉइंट चार्ज माइनस क्यू। दो चार्ज हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू। ओरिजिन मैंने फिर मिड पॉइंट को यहाँ पे चुन लिया, यहाँ पे मैंने ओरिजिन चुन लिया। ये डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है कि स्मॉल ए है, और ये डिस्टेंस भी क्वेश्चन में गिवन है कि स्मॉल ए है। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर पर एक पॉइंट है पी, ये पॉइंट पी है, ठीक है, और ये x के डिस्टेंस पर है, दिस डिस्टेंस इज x। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P के ऊपर, P के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फिर से हम लोग वही काम करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहाँ पे +1 कूलम रखते हैं। तो P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए P के ऊपर क्या रखा जाएगा, +1 कूलम यहाँ पे रख दीजिए।
ठीक है, +1 कूलम मैंने रख दिया। अब इस +1 कूलम पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, तो ये +q इस +1 कूलम को ऐसे रिपेल करेगा। ये रिपल्सन का फोर्स कितना होगा, ये रिपल्सन का फोर्स होगा k, q1 की जगह पे होगा q, q2 की जगह होगा 1/r²। बोलिए r² कैसे निकालेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम से r² बराबर x² + a²। तो दिस फोर्स इज kq/x² + a²। और कौन फोर्स लगाएगा, तो ये -q लगाएगा। -q क्या लगाएगा, तो -q अट्रैक्शन लगाएगा। तो यहाँ पे ये फोर्स जो है वो अट्रैक्शन का फोर्स है। ये फोर्स जो है वो किस प्रकार का फोर्स है, दिस फोर्स इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन का फोर्स है। तो इस अट्रैक्शन के फोर्स को निकालिए कि अट्रैक्शन का फोर्स कितना है। तो ये अट्रैक्शन का फोर्स हो जाएगा, दिस इज़ k, ये अट्रैक्ट कर रहा है k, q1 की जगह पर -q और q2 की जगह पर 1। तो हम लोग माइनस नहीं लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। माइनस नहीं लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। क्यों लेंगे उसका भी रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। कि q1 के जगह पर -q नहीं q, q2 के जगह पर 1 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दिस इज़ अगेन x² + a²। ठीक है, तो ये फोर्स कितना हो गया, ये फोर्स हो गया kq/x² + a² रिपल्सन। ये फोर्स अट्रैक्शन हो गया, और ये भी कितना हो गया, ये भी अट्रैक्शन हो गया kq/ ये भी सेम हो गया kq/x² + a²। माइनस क्यों नहीं लेते हैं, माइनस हम लोग इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे फोर्स के डायरेक्शन को फिगर में दिखा दिया है। और जब मैंने फोर्स के डायरेक्शन को फिगर में दिखा दिया है तो मुझे सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना है। फोर्स का डायरेक्शन मैंने फिगर में शो कर दिया, फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। और यदि फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो तो चार्जेस का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना चाहिए, चार्जेस का नेचर नहीं लेना चाहिए। चार्जेस का नेचर हमको इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। डायरेक्शन मैंने फिगर में शो कर दिया है। तो एक फोर्स हो गया kq/x² + a², और ये फोर्स भी हो गया kq/x² + a²। नाउ अगेन मुझे इन दोनों के बीच का ये एंगल चाहिए। अब ये एंगल कितना होगा, फिर सेम चीज़ करिए। मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यदि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लूँ तो ये थीटा किसके सामने है, x के सामने। तो x के सामने यदि थीटा इस ट्रायंगल में है तो इस ट्रायंगल में भी x के सामने ये कितना होगा, थीटा होगा। तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने इसको थीटा माना था, इस क्वेश्चन में मैं इसको थीटा मान रहा हूँ। x के सामने थीटा तो x के सामने थीटा। अब देखिए ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी ट्रायंगल का कोई साइड बढ़ाया जाए, अगर किसी ट्रायंगल का कोई साइड बढ़ाया जाए तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो इस ट्रायंगल का ये साइड बढ़ा हुआ है तो यह जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, तो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो ये थीटा और ये थीटा और ये साइड बढ़ा हुआ है तो ये कितना होगा, तो दिस विल बी थीटा प्लस थीटा, दिस विल बी थीटा प्लस थीटा, दैट मीन्स इट विल बी 2। अब देखिए अब हम एंगल जान चुके हैं कि 2 थीटा होगा। तो देयरफॉर नेट फोर्स ऑन +1 कूलम कितना होगा, देयरफॉर नेट फोर्स ऑन +1 कूलम, देयरफॉर नेट फोर्स ऑन +1 कूलम कितना होगा, तो इसको मैं लिखूँगा दिस इज़ इक्वल टू। अब देखिए जितना ये है उतना ये है, तो इसको अगर मैं फिर से z मान लूँ तो ये भी कितना हो जाएगा, दिस विल बी अगेन z। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इट विल बी √अंडर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होता है, तो √अंडर a², तो z² + b² z² + 2a z b z कॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना निकला था, 2 थीटा। तो दिस इज़ 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू √2z² + 2z² cos 2 थीटा। अब यहाँ पे फिर इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, दिस इज़ √2z² यहाँ पे कॉमन हो गया तो ये बचा 1 + cos 2 थीटा। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने सेम कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, कितना हुआ, दिस इज़ √2z²,
1 प्लस कॉस 2 थीटा, दिस इज़ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 2 4, 4 का रूट हो गया 2, जेड स्क्वायर का रूट जेड, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा, 2 जेड कॉस थीटा, 2 इंटू जेड का मान पुट कीजिए। जेड किसको माना गया था? नाउ लेट अस रिटर्न टू द फिगर। मैंने जेड किसको माना था? तो ध्यान दीजिए, जेड मैंने किसको माना था? जेड मैंने माना था इसको, ये कितना था? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये था के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस फोर्स को देखिए, कितना फोर्स था? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी कितना था? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको मैंने जेड माना था, तो जेड का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू जेड के जगह पर के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा ट्रायंगल से कैलकुलेट कीजिए, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस आइडेंटिफाई कीजिए, हाइपोटेनस आइडेंटिफाई कीजिए, कॉस थीटा निकल जाएगा। तो कॉस थीटा अगर मैं इस ट्रायंगल से निकालूं तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, ये बच गया, सो बेस होगा। तो क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना होगा? बेस हो जाएगा ए बाई हाइपोटेनस कितना हो जाएगा देखिए, तो इस साइड का लेंथ कितना? एक्स, इस साइड का लेंथ ए, तो हाइपोटेनस ये होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए डिवाइडेड बाई रूट ओवर कितना? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा, दिस इज़ 2 के क्यू ए डिवाइडेड बाई, फिर वही चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2, दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ये निकला नेट फोर्स ऑन +1 कूलम। और डेफिनेशन क्या कहता है कि +1 कूलम पे लगने वाले नेट फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया 2 के क्यू ए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। अब मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। हाउ कैन आई कैलकुलेट द डायरेक्शन? फिगर पे वापस आइए। एक फोर्स आपका इधर लग रहा था, ये फोर्स कितना था? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक फोर्स इधर लग रहा था, ये कितना था? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जितना मैग्नीट्यूड इसका उतना मैग्नीट्यूड इसका। तो रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा? दोनों के ठीक बीच से। तो ये एंगल 2 थीटा है, तो रिजल्टेंट यहाँ बीच से पास करेगा। बीच से मतलब नीचे भी थीटा बना के और ऊपर भी थीटा बना के, ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। अब सोचिए, अगर ये थीटा होगा, ये थीटा होगा और ये भी थीटा है, दिस एंगल इज़ थीटा, ऊपर का एंगल थीटा, तो ये थीटा और ये भी थीटा। तो ऐसे देखिए, ऐसे जेड बन रहा है उल्टा, ऐसे जेड बन रहा है उल्टा, और ये एंगल इसके बराबर है, यानी कि ऑल्टरनेट एंगल आपस में बराबर हैं। तो अगर ऑल्टरनेट एंगल आपस में बराबर हैं, इसका मतलब कि ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ए बी के पैरेलल है। अब देखिए, अब क्वेश्चन है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम ईच वर्टेक्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल शोन। यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, इस साइड का लेंथ स्मॉल है, इस साइड का लेंथ स्मॉल है, इस साइड का लेंथ स्मॉल है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेंट्रॉइड जो है, जैसे मान लीजिए कि ये सेंट्रॉइड है, इस वर्टेक्स से कितने डिस्टेंस पर है? सेंट्रॉइड इस वर्टेक्स से कितने डिस्टेंस पर है? सेंट्रॉइड इस वर्टेक्स से कितने डिस्टेंस पर है? तो सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं? सेंट्रॉइड वह पॉइंट होता है जहाँ पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ये ट्रायंगल है, इसका तीनों मीडियन अगर हम ड्रॉ करें, तो इसका जो मिड पॉइंट है इसको सामने के वर्टेक्स से मिला दीजिए, ये एक मीडियन हो गया। इसके मिड पॉइंट को सामने के वर्टेक्स से मिलाइए, ये एक मीडियन हो गया। इसके मिड पॉइंट को सामने के वर्टेक्स से मिलाइए, ये एक मीडियन हो गया। और तीनों मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रॉइड, और डिनोट करते हैं उसको कैपिटल जी से। उसके बाद हम जानते हैं कि सेंट्रॉइड जो होता है वह मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये सेंट्रॉइड है और ये मीडियन है, तो डिस्टेंस का रेशियो होता है 2:1, यानी वर्टेक्स से जो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस होता है और सेंट्रॉइड से सामने का जो साइड है उसका जो डिस्टेंस होता है वो रेशियो होता है 2:1 होता है। ठीक है, मतलब इसको अगर 2x माने तो ये होगा 1x, तो 2x और x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सेंट्रॉइड का डिस्टेंस बताइए ईच वर्टेक्स से, प्रत्येक वर्टेक्स से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस बताइए। तो एक मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं,
इसके मिड पॉइंट को यहाँ पे सपोज कर लीजिए और सामने के वर्टेक्स से मिला दीजिए, तो दिस इज़ द मीडियन। और इसी के ऊपर कहीं पे सेंट्रोइड होगा। सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, तो माना कि यहाँ पे सेंट्रोइड है, तो ये रेशियो कितना होता है AG, और ये पॉइंट अगर हम इसको मान लें D, तो AG और GD का रेशियो कितना होगा 2:1 होगा। AG और GD का रेशियो 2:1 होगा, तो इसको अगर 2x माना जाए तो ये x हो जाएगा, और ये एंगल कितना होगा, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल 60 60 60 होता है। अब देखिए ये हो गया 3x, ये है a और ये है 60, तो हम क्या ले सकते हैं, साइन ले सकते हैं, साइन 60 p/h, 60 के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, तो साइन 60 ले लीजिए इस ट्रायंगल में। तो साइन 60 कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा p/h, तो p हो जाएगा 2x + x, 3x बाई हाइपोटेनस हो जाएगा 90 के सामने a, दिस इज़ 3x डिवाइडेड बाई a। साइन 60 कितना होगा, तो दिस इज़ √3/2 इज इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाई a। √3 से 3 कट जाएगा, √3 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 से √3x मल्टीप्लाई हुआ, दिस इज़ 2√3x इज इक्वल टू a से 1 मल्टीप्लाई हुआ a, यहाँ से x निकालिए, x कितना होगा, तो दिस इज़ a/2√3, ये x निकला। लेकिन हम लोगों को क्या बताना है, ये x निकला मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकला, बट हम लोगों को बताना है कि वर्टेक्स से सेंट्रोइड कितने डिस्टेंस पर है। तो वर्टेक्स से जो सेंट्रोइड का डिस्टेंस है दिस इज़ 2x, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, AG इज इक्वल टू, तो AG हो जाएगा 2x, मतलब 2 × x का मान a/2√3, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज़ a/√3। इस रिज़ल्ट को याद रखना है। रिज़ल्ट ये हुआ कि सेंट्रोइड जो होता है वो वर्टेक्स से कितने डिस्टेंस पर होता है, a/√3 के डिस्टेंस पर होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। मतलब कि अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल a साइड का हो तो सेंट्रोइड जो होगा यहाँ से भी a/√3 पे होगा, यहाँ से भी a/√3 पे होगा, और यहाँ से भी a/√3 पर होगा। अब इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल के जो तीनों वर्टेक्स हैं वो A है, दूसरा वर्टेक्स B है, तीसरा वर्टेक्स C है। वर्टेक्स A पर एक पॉइंट चार्ज +q, वर्टेक्स B पर एक पॉइंट चार्ज +q, वर्टेक्स C पर एक पॉइंट चार्ज +q। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सेंट्रोइड। कहता है कि सेंट्रोइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सेंट्रोइड। और तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है स्मॉल a, स्मॉल a, स्मॉल a, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को कहाँ बताना है, सेंट्रोइड पे। यहाँ पे पॉइंट चार्ज +q, यहाँ पॉइंट चार्ज +q, यहाँ पॉइंट चार्ज +q, ए लेंथ, ए लेंथ, ए लेंथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है सेंट्रोइड पे। तो सेंट्रोइड कहीं पे होगा, माना कि यहाँ पे सेंट्रोइड है, तो दिस इज़ द सेंट्रोइड G, और यहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन था कि +1 कूलम पे लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो G पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो G पर +1 कूलम रखा जाएगा। इस पर जो नेट फोर्स लगेगा दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो इस पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, ये लगाएगा, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा। कितने फोर्स से रिपेल करेगा, तो फोर्स होगा K, Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर 1 डिवाइडेड बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर। और अभी हम लोगों ने देखा था कि सेंट्रोइड जो होता है वर्टेक्स से कितने डिस्टेंस पर होता है, a/√3, तो K × Q × 1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब a/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, यहीं पे छोड़ दीजिए। अब बोलिए, अब इस पर नेक्स्ट फोर्स कौन लगाएगा, तो नेक्स्ट फोर्स ये आपका C लगाएगा। C भी +q, ये भी +1, प्लस प्लस में रिपल्सन होगा, दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, और ये रिपल्सन का फोर्स इस डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, ठीक है। ये फोर्स कितना होगा, तो ये भी फोर्स होगा K, Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर 1 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ भी वही है, सेंट्रोइड का डिस्टेंस वर्टेक्स से कितना होता है, a/√3, तो ये हो गया a/√3 का होल स्क्वायर।
+1 कूलम पर एक तीसरा फोर्स भी लगेगा। वह जो तीसरा फोर्स होगा वो पॉइंट ए पर का जो प्लस क्यू है वो लगाएगा। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये प्लस, इस प्लस को ऐसे रिपेल करेगा। ठीक है, ये फोर्स कितना होगा? तो इस फोर्स को भी लिखिए, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे +1, और दोनों के बीच का डिस्टेंस फिर हो जाएगा a/√3। तो फोर्स हो जाएगा k, q1 के जगह पर q, q2 के जगह पर 1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो a/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और यहाँ पे +1 कूलम रखा गया, तो ये फोर्स हो गया k × q × 1/a/√3 का होल स्क्वायर, ये फोर्स हो गया k × q × 1/a/√3 का होल स्क्वायर, और ये फोर्स भी हो गया k × q × 1/a/√3 का होल स्क्वायर। मतलब जो फोर्स ये है वही फोर्स ये है और वही फोर्स ये है, तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। इस फोर्स को अगर मैं F लिखूं तो ये भी सेम मैग्नीट्यूड का F हो जाएगा, ये भी सेम मैग्नीट्यूड का F हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 वेक्टर है, 3 फोर्स है और तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब एक चीज़ देखिए कि इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच कितना एंगल बन रहा है। ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है उसके बीच ये एंगल कितना है। तो जब दो वेक्टर का हेड एक जगह होता है तो एंगल कैसे बताते हैं? तो दोनों हेड के बीच जो स्मॉलर एंगल बनता है वही दोनों के बीच का एंगल होता है। ठीक है, जब दो वेक्टर के हेड एक पॉइंट पे होते हैं, मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे है और दूसरे वेक्टर का हेड ऐसे आके मिल रहा है, तो जब दो वेक्टर हेड टू हेड होते हैं तो एक ये एंगल बना और एक ये एंगल बना। तो जो स्मॉलर एंगल होता है वही दोनों के बीच का एंगल होता है। तो इसके बीच और इसके बीच का जो एंगल होगा वो ये होगा, और ये कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? तो ये एंगल कितना होगा? दिस इज़ 30 डिग्री, चूँकि टोटल कितना था 60, तो ये हो जाएगा 30, और ये भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 30। तो इस ट्रायंगल में ये 30 और ये 30, 30 30 60 हो गया, और ट्रायंगल का तीनों एंगल जोड़ के 180 होता है। तो 180 में से 30 30 60 माइनस हो गया, तो दिस एंगल इज़ 120 डिग्री। ये एंगल 120 डिग्री हुआ। फिर अगर इस एंगल को निकाला जाए, ये वाला एंगल, तो ये भी कितना हो जाएगा? दिस एंगल इज़ 30 डिग्री, दिस एंगल इज़ 30 डिग्री, 30 30 60, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तीनों एंगल जोड़ के 180, तो 30 + 30 60, तो ये भी हो गया 120, तो ये हुआ 120, ये भी हुआ 120। अब इसके बीच का एंगल निकालिए, ये एंगल कितना हो जाएगा? सेम लॉजिक है, यहाँ पे एंगल कितना होगा? 30, यहाँ पे एंगल होगा 30, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो 30 30 60, तो ये कितना होगा? 120। नोट कीजिए, ये एंगल कितना? 120, ये एंगल कितना? 120, और ये एंगल कितना? 120। अब वेक्टर कहता है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब तीन वेक्टर होते हैं और तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तीन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो और उनके बीच का एंगल 120 120 120 हो, तो रिजल्टेंट 0 होता है। ठीक है, तो जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स ये, उतने मैग्नीट्यूड का फोर्स ये, और उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स ये, और इनके बीच का एंगल कितना है? 120 120 120, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0। यानी +1 कूलम पे नेट फोर्स कितना लगेगा? 0। और चूंकि +1 कूलम पे नेट फोर्स लगेगा 0, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंट्रॉइड पे कितना होगा? 0। अगर किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पर +q 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 चार्ज है, तो सेंट्रॉइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा।